Friends, today we will continue with the first chapter of the civics। और जैसे कि हम लोग ने पिछली क्लास में है ना अपना चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट था यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि ऑन इक्वलिटी हमने आप लोग को याद होगा कि हमने एक स्टोरी के बारे में पढ़ा था। जैसा ये जो स्टोरी अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर शो कर रही है, कांता और उसकी फ्रेंड की जो स्टोरी थी, उसकी बेटी बीमार हो गई थी। वो जैन साहब के पास जाती है। जैन साहब पहले तो लाइन में लगे रहते हैं, बाद में नहीं रहते हैं। आपको याद होगा कि है ना हमने पढ़ा था कि इक्वल राइट टू वोट, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोट देने का राइट तो एकदम इक्वल है, कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि मतलब कि किसी के लिए 2 वोट की काउंटिंग होती है या 3 वोट की काउंटिंग होती है। सबको एक ही वोट देने को मिलता है और सबकी वैल्यू समान होती है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि जब प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कांता को आई थी कि उनकी बेटी जब उसके साथ में वो गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके उसको, उसकी बेटी बीमार थी, तब वो लाइन तब जो ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे जैन साहब नहीं दिखे उनको, यहाँ पे कोई भी बड़ा आदमी उनको नहीं दिखा, यहाँ पे सब गरीब परिवार के लोग थे। तो उसको ऐसा फील होता है कि पहले जब लाइन में लगी थी, सुबह लगी थी, तब तो उसको फील होता है कि सब इक्वल है, लेकिन अभी जब वो लाइन में लगी है तो उसको ऐसा लग रहा है कि इक्वल नहीं है। जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी कौन कौन सी है, और उसके बाद में हम पहुँच गए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर। जैसा कि आई आस्क्ड यू क्वेश्चन दैट कि हु रोड द रामायण। आप लोग को सबको पता होगा कि रामायण किसने लिखी है। तो आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ने मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज के अंदर मुझे कहा भी था कि रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा है। सो अब यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट ओम प्रकाश वाल्मीकि रोड द रामायण। अब उनकी कहानी पढ़ते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि ऑटो यानी कि खुद, बायोग्राफी यानी खुद की कहानी, यानी खुद के द्वारा खुद की कहानी लिखी जाती है, तब ऑटोग्राफी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उन्होंने रामायण लिखी थी, तो उनकी जो ऑटोग्राफी है वो पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं है कि कोई झूठी मूठी कहानी बनाई हुई है, लेकिन अभी रियल स्टोरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज़ ए फेमस दलित राइटर। अब ये कौन थे? ये एक फेमस दलित राइटर थे। इन इज ऑटोबायोग्राफी झूठन। अब ये झूठन नाम, इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? झूठन नाम था। ही राइट्स, आप लोग अगर चाहो तो ये मार्केट से ख़रीद सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अभी तो फ़िलहाल के लिए तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है यही बहुत है पढ़ने के लिए। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप झूठन, जब आप समझने लायक हो जाओगे, ऐसे नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट आपको बनानी चाहिए। इट्स ए गुड थिंग फॉर रीडिंग। और ऑटोग्राफी झूठन, ठीक है। ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। उसके अंदर ये झूठन जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर ये लिखा रहता है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। मुझे क्लास के अंदर दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। अब इनके साथ में क्या क्या होता था क्लास के अंदर, वो लिखते हैं ये कि मुझे दूसरे स्टूडेंट के साथ में अलग बैठना पड़ता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और मुझे फ्लोर के ऊपर बैठना पड़ता था। मानो सब तो कुछ ना कुछ बिछा के बैठते होंगे, उस टाइम टेबल चेयर्स ये नहीं थे, और तो होंगे भी तो वो बच्चे सारे टेबल चेयर पे बैठते थे, और ये जो हमारे वाल्मीकि जी थे वो नीचे बैठते थे। द मैन रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। और कभी कभी ऐसा होता था कि सब आगे बैठते थे और मुझे सबसे पीछे नीचे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, और वो भी दरवाजे के पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। और कभी कभी क्या होता था, जो वहाँ के टीचर्स होते थे वो बिना कारण ही उन्हें पीटने लग जाते थे, या फिर वहाँ के जो बच्चे होते थे वो उन्हें पीटने लग जाते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 4, और जब वो चौथी कक्षा में था, वो जब क्लास 4 में था, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। हेडमास्टर जो वहाँ का, उनका जो प्रिंसिपल था, वो क्या बोलते हैं, वो उन्होंने वाल्मीकि जी को बोला कि आपको स्कूल की सफाई करनी है। स्वीप द स्कूल, स्वीप करना है यानी साफ सफाई करना। स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड को साफ करना है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर। अब प्लेग्राउंड छोटा मोटा तो होगा नहीं, प्लेग्राउंड होगा, खेलने का मैदान होगा, वो तो बहुत बड़ा होगा। तो वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक, और उनका जो स्मॉल फिजिक, उनका जो शरीर था वो तो बहुत छोटा था। अभी 4th क्लास में बच्चे कितने से होते हैं,
अब वो तो बहुत छोटे थे उस प्लेग्राउंड को साफ़ करने के लिए, कुड हैंडल, उनको हैंडल नहीं कर पाए, एंड इन क्लीनिंग इट, और साफ़ सफाई उनसे बहुत मुश्किल से हुई। माई बैक बिगेन टू एक्ट, मतलब कि उनकी जो कमर है वो दर्द करना स्टार्ट कर दिया। माई फेस कवर्ड विद डस्ट, इसका मतलब यह था कि बच्चे सभी साफ़ सफाई नहीं करते थे, वो दलित थे इसलिए उनसे साफ़ सफाई करवाई जाती थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा है वो डस्ट से कवर था। डस्ट हैज़ गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो डस्ट थी वो मेरे मुंह के अंदर पूरे लग गई, मतलब कि पूरे वो जब मिट्टी साफ़ करेंगे तो मिट्टी तो शरीर के ऊपर लगेगी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, जो दूसरे बच्चे थे जब वो ये साफ़ सफाई कर रहे थे तो जो दूसरे बच्चे क्लास में थे वो पढ़ रहे थे। एंड आई वाज स्वीपिंग, और वो साफ़ सफाई कर रहे थे। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर था वो उनके कमरे में बैठा हुआ था, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और उनको पानी पीने की परमिशन भी नहीं मिलती थी, मतलब कि ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे, और उसने पूरे दिन साफ़ सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, मतलब कि पूरी खिड़कियाँ और दरवाजे, स्कूल रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ सफाई की। द आइज़ ऑफ द टीचर एंड द बॉयज़ सो दिस स्पेक्टिकल, और जो वहाँ पे जो टीचर्स थे, बाकी के टीचर्स थे, जो लड़के थे, वो ये सब ऐसे ही देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और अगले कुछ दिनों तक, कपल ऑफ डेज यानी कि अगले कुछ दिनों तक ये प्लेग्राउंड और स्कूल की साफ़ सफाई वही करता था। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये कब ख़त्म हुआ, जब उसके जो पिता थे यानी कि वाल्मीकि जी के जो पिता थे, हु हैपन टू बी पासिंग बाई, वहाँ से निकल रहे थे, पास होते, सो हिज सन स्वीपिंग, उसके बेटे को साफ़ सफाई करते हुए उन्होंने देखा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को गुस्से में बोला। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से चले गए। होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ओम प्रकाश का हाथ थामते हुए वहाँ से वो चले गए उसको लेकर। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, और उसने ज़ोरदार मतलब चिल्ला के है ना सबको ये बोला, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन आप ये हमेशा याद रखना, ही विल स्टडी राइट हियर, वो यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल के अंदर। एंड नॉट जस्ट हिम, और केवल वही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके बाद में और भी बहुत लोग आएंगे, ऐसा उसने बोला। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट took place in one of India's larger cities and is common practices in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari. अब देखो नेक्स्ट स्टोरी क्या आती है, अब इन सभी स्टोरी का कंक्लूजन है ना हम बाद में निकालेंगे, पहले आप स्टोरी सुन लो। पहली स्टोरी हो गई वाल्मीकि की, अब सेकंड स्टोरी क्या है देखो। सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ था दैट प्लेस इन वन इंडियाज़ लार्जर सिटीज़ एंड इज कॉमन प्रैक्टिसेस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। इट इज़ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी। अब ये स्टोरी किसके ऊपर है, एक मिस्टर और मिसिज अंसारी थे, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, और वो क्या ढूंढ रहे थे, वो सिटी के अंदर एक किराए पे अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, ठीक है। दे हैड द मनी, उनके पास पैसे थे, एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, और इसलिए उनको किराया भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस, जगह ढूंढने के लिए। द डीलर इन्फ्रेंड देम दैट ही नो अबाउट ए क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, और डीलर उनको क्या बोलता है कि उसके पास में कुछ ऐसे अपार्टमेंट हैं जो किराए पर अवेलेबल हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, और वो पहले अपार्टमेंट में विजिट करते हैं, देखने तो जाएंगे ना, किराए पे लेंगे तो भाई घर कैसा है। एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच, और अंसारी को बहुत अच्छा लगा। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो ये रेंट पर ले लेंगे। हाउ एवर व्हेन द लैंड लेडी मतलब कि जो उस प्रॉपर्टी की मालकिन थी, वो फाउंड आउट देयर नेम्स, जब उसको उनके नाम पता चले, शी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट, वो उसने एक एक्सक्यूज़ बना लिया, हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, और वो उसने ये ऐसा एक्सक्यूज़ बना लिया कि वो ऐसे लोगों को घर नहीं दे सकती जो मीट खाते हों, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स। उसने क्या बोला, उसने बोला कि बिल्डिंग के अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन
नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। और दोनों को बहुत अजीब सा लगा। क्यों अजीब लगा, देखो क्या होता है कि उन दोनों ने जो जो हस्बैंड और वाइफ थे, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, प्रॉपर्टी, उनको बहुत सरप्राइज हुआ कि उनको सुगंध आ रही थी, कोई मछली बना रहा था, पड़ोस में ही कोई मछली बना रहा था। और जो मालकिन थे वो उसने क्या बहाना मारा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं है, जबकि उनके पड़ोस के अंदर ही मछली बन रही थी। द सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। अब वो जब सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट विजिट करने जाते हैं तो वहाँ भी उनको यही एक्सक्यूज़ सुनने को मिला। ठीक है, कि उनका नाम, पहले तो वो हाँ भर लेते हैं, जब उनका नाम पता चलता है कि वो अंसारीज हैं तो कुछ ना कुछ बहाना मार के उनको रेंट पे नहीं दिया जाता। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, आखिरकार जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने उनको बताया दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि क्या वो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसिस कुमार, और वो मिस्टर एंड मिसिस कुमार करना चाहते हैं। द अंसारी वर रिलक्टेंट टू डू दिस, और अंसारियों ने ऐसा करना मजबूरी हो गई उनके बेचारों की, हाँ भाई ठीक है कर लेते हैं। डिसाइड टू लुक सम मोर, इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट, और उस नाम के साथ में उन्होंने पूरे महीने भर अपार्टमेंट देखा अंसारी के नाम से। पर बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से ऐसा एक घर मिला जिसके अंदर उनको रेंट देने की परमिशन मिल गई और वो लोग अच्छे से रहने लगे। अब उनको कितनी प्रॉब्लम हुई एक नाम की वजह से। ठीक है, देखो साइड में क्या लिखा हुआ है ब्लू में, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, इनको भी नहीं छोड़ेंगे अपन। वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट। अब आप लोग को ये बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनको अलग से अनइक्वली, मतलब कि असमान रूप से क्यों ट्रीट किया गया, और उनके क्लासमेट द्वारा क्यों उनको ट्रीट किया गया ऐसे, मतलब पीटा जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, साफ़ सफाई करवाई जाती थी, क्यों ऐसा क्यों करते थे। इमेजिन योर सेल्फ एज ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब इमेजिन करो कि आप एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। और आप लोग को ये बताना है कि आप वाल्मीकि होते तो आप लोग को कैसा फील होता अगर आप उसकी जगह पे होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के लिए क्या दिया है, वाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रेडेड इन अनइक्वली। अब बताओ कि अंसारी जो थे उनको ऐसा क्यों ट्रीट किया गया। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द अंसारीज पोजीशन, अगर आप लोग क्या करते अगर आप अंसारी की पोजीशन में होते, आप लोग अपना नाम चेंज करवा देते। एंड कुड नॉट फाइंड ए प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस। आपका जो धर्म है उसकी वजह से आपके साथ में वो रहना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद में रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, देखो क्या है, यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू। आप लोग अभी तक ये समझ गए होंगे कि जिस कास्ट के अंदर हम पैदा हुए हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जो धर्म हम मानते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, कौन सा हमारा बैकग्राउंड है जहाँ से हम आए हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कुछ लोग अनइक्वली क्यों ट्रीट किए जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और अंसारीज थे, वो अनइक्वली ट्रीट उनके साथ में इसलिए हुआ क्योंकि उनकी कास्ट और रिलीजन की वजह से हुआ। ठीक है, when persons are treated unequally, और जब लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, अनइक्वली यानी कि बराबर ट्रीट नहीं करना, अपने से छोटा रखना, अपने से बराबर समान नहीं समझना अगले को, देयर डिग्निटी इज़ वॉयलेटेड, उनको डिग्निटी यानी कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो वॉयलेट होती है, यानी कि वो ख़त्म होती है। मतलब कि उनको बहुत अजीब सा फील लगता है कि है ना हम बहुत नीचे हैं, हमें अलग सा ऐसा लगता है कि हम इंसान ही नहीं है। इस टाइप की जो फील, डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वॉयलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उनको उठाना और स्कूल सफाई करवाना,
बिकॉज ऑफ इस कास्ट, वो भी कास्ट की वजह से, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स, जो वाल्मीकि के स्कूल मेट्स थे एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली, और उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो डिग्निटी थी उनकी, उसको बहुत बुरी तरह से उन्होंने ठेस पहुंचाई थी, बहुत बुरी तरह से उनको फील करवाया था। एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर, और उसको ये फील करवाया था कि है ना वो किसी दूसरों से बहुत ही नीचा है, क्योंकि वो तो उस टाइम तो बच्चा था, उस समय नहीं समझ सकता था ना कि ये लोग गलत है मैं सही हूँ। उस टाइम तो उसको ऐसा लगता था कि ये लोग सही है और मैं छोटी जाति का हूँ और इसलिए मेरे साथ में ऐसी हालत होती है। बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट ऑन सिचुएशन दैट ही वाज इन, और बच्चे के रूप में वो ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ही कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम। क्या करता, 4th क्लास का बच्चा क्या करता था, कुछ नहीं कर सकता था। इट वाज हिज फादर, वो उसके पिता थे, ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उसने अपने बेटे को साफ सफाई करते हुए देखा, फेल्ट एंग्री, और गुस्सा हुए, बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, और इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और टीचर्स को वो सुना के आए। द अंसारीज डिग्निटी वाज ऑल्सो हर्ट, अंसारी डिग्निटी थी वो हर्ट हुई व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, और अंसारी की जो डिग्निटी वो भी हर्ट हुई क्योंकि लोगों ने उनको अपार्टमेंट किराए पे नहीं दिया। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन, और ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनकी डिग्निटी थी कि अब हम अपना नाम क्यों चेंज करें, अब हम अपना नाम चेंज करके कब तक सही ऐसे रह लेंगे, हमारा नाम जो है वो हमारा नाम रहेगा। ठीक है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू ट्रीटेड लाइक दिस, और ओम प्रकाश और अंसारी जो थे वो ऐसे डिज़र्व नहीं करते थे, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट, और उनको सेम इज्जत की ज़रूरत थी, जैसे कि लोग बाकी लोगों को दी जाती है वैसे ही उनको भी दी जाती है। एंड डिग्निटी एज एनी वन सेल्स, और जैसी सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ऐसे वो भी इंसान है, उन लोगों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। तो कंक्लूजन समझ में आ गया कि सिर्फ कास्ट और रिलीजन की वजह से पहले बहुत कुछ ऐसा होता था कि जो बहुत कुछ ही गलत होता था, बहुत ही गलत था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, अभी इंडियन इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अभी इक्वलिटी तुम लोग को पता है क्या होता है, इंडियन डेमोक्रेसी तुम लोग को पता है क्या होता है। जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर इक्वलिटी की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को ऐसे रिकॉग्नाइज करता है जैसे कि एज इक्वल, मतलब कि सभी को बराबर मानता है। ऐसा नहीं है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बाद में बना था, ये पहले जो ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट हुआ 1950 को, उसके बाद में ऐसा होना बंद हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती थी कि पहले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जातिवाद को मानते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, उनके ना डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करवाए और उनके बाद में उनको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है। तो उसके बाद में हमारी जो इक्वलिटी है वो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई डेमोक्रेटिक इंडियन डेमोक्रेसी की। कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, अभी सभी को बराबर माना जाता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, मतलब कि हर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पूरे देश के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी ट्राइब का हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एजुकेशनल चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि अमीर हो चाहे वो गरीब हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, वो बराबर ही समझे जाएंगे। ये जितने भी इसमें कैटेगरीज में आ गए ये सारे के सारे बराबर ही समझे जाएंगे। अभी मान लो तुम्हारी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा होशियार है और कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से पढ़ाया जाता है उसको अलग से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है ताकि तुम्हें साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की। ठीक है। ऐसा
नहीं हो सकता कि तुम एक स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता है तो उसको हम एक सब्जेक्ट के 3 पीरियड करवाएंगे और जो ज़्यादा नहीं पढ़ता है उसको एक ही पीरियड क्लास करवाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। सबको सेम क्यों माना गया है? सबको सेम इसीलिए माना गया है। अभी तुम्हारे स्कूल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसके अंदर है कि ये यूनिफॉर्म जो तुम लोग पहनते हो, ये यूनिफॉर्म क्यों इसका नाम यूनिफॉर्म क्यों पड़ा हुआ है, और ये यूनिफॉर्म क्यों चलाई हुई है स्कूल के अंदर? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यूनिफॉर्म के पैसे नहीं लगाएं और अपने अपने घर से अपने अपने पहन के आ जाओ? ये इसलिए नहीं होता है कि अगर मान लो किसी के पास, तुम्हारे पास में, किसी के पास में घर में तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, पैसे ज़्यादा हो, अमीर स्टूडेंट्स होते हैं, वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे, और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो फटे पुराने कपड़े पहन के आएंगे। वो फटे पुराने पहन के आएंगे तो उनको है ना क्लास में बैठे हुए को बहुत शर्म सी आएगी कि यार ये तो सब अच्छे अच्छे पहन के आ रहे हैं और मैं ऐसा दिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म लगा दी है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, वो यूनिफॉर्म तो पहनेगा, और यूनिफॉर्म जब वो पहनेगा तो वो एक जैसा ही लगेगा। इसलिए तुम सारे क्लास के अंदर बैठे हो सब एक जैसे ही लगते हो। ठीक है, दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी ceases to exist, it doesn't, but at least in democratic India the principle of equality of all person is recognized। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे रूल्स बनाने के बावजूद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग इक्वल नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे ऐसे हमारे रूल्स बने हुए हैं कि हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। वाइल अर्लियर, ये देखो ये तुम्हारा विधानसभा, द पार्लियामेंट ऑफ द no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal। अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाता है और सबको बराबर समझा जाता है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ये सिर्फ बोला नहीं गया है कि है ना बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल रिटन, ये सब रिटन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने सभी पर्सन बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता। अभी समझ में आया व्हाट दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? एवरी पर्सन, हर आदमी, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यानी कि देश का राष्ट्रपति से लेकर टू कांता, जो हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, कांता जो कच्ची बस्ती में रहती थी, स्लम में रहती थी, साफ सफाई करती थी, दूसरे घर जा जाके। प्रेसिडेंट और कांता दोनों को बराबर रूप से माना गया है, दोनों बराबर हैं। ए डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, और दोनों को सेम नियम ही अपनाने पड़ेंगे। यानी कि मान लो आप लोग जब बड़े हो जाओगे, बाइक चलाओगे तो हेलमेट पहनना पड़ेगा आपको, नहीं तो फाइन लग जाएगा। वैसे ही जब प्रेसिडेंट अपनी बाइक लेके निकलता होगा तो उसको भी हेलमेट पहनना ही पड़ता है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। अब इस दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन यानी कि कोई भी आदमी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब कि उसके खिलाफ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो भी किसके रूप में? धर्म के नाम पे, कौन से कलर है उसका, क्या कास्ट है उसका, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इनके ऊपर उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वेदर दे आर फीमेल और मेल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो हम इसको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, ये स्कूल नहीं जा सकती, इसका एडमिशन नहीं किया जाएगा, या आगे जाके कोई एग्ज़ाम फाइट नहीं करेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो बराबर है और उनका मन है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना मेल कर सकता है उतना ही फीमेल कर सकता है। अब देखो थर्ड क्या है? एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर आदमी, पहले क्या होता था कि पहले जो ये छोटी जाति के लोग होते थे, जिनको छोटी जाति के लोग समझा जाता था, शूद्र, वैश्य, ये जो होते थे, इनको मंदिरों में, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे जाने ही नहीं देते थे, परमिशन ही नहीं देते थे, वो टच भी नहीं कर सकते थे किसी को, इतनी बुरी कंडीशन थी इनकी। ठीक है, और इतना गलत इनके साथ में होता था। अभी क्या है? एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं जिनमें पब्लिक का हक होता है, कोई भी पब्लिक जा सकता है, ऐसे किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है वो। ठीक है,
प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स। अब देखो कौन कौन से पब्लिक प्लेसेस हैं, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, यानी खेल के मैदान, जो भी पार्क वगैरह रहते हैं ना जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था, पहले बड़े लोग, अमीर 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 बच्चे जा सकते थे, और जो बड़ी ऊंची कास्ट के होते थे सिर्फ वही खेलते थे, बाकी जो होते थे सब किनारे पे बैठे रहते थे बेचारे। अभी ऐसा नहीं होता, अभी जिसका मर्जी हो वहाँ जाके खेल सकता है। होटल में खाना खाने जाते हैं तो तुम लोग होटल में जाते हो तो वहाँ पे तुमसे कोई कास्ट पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। तुम जाते हो, खाना खाते हो, पैसे देते हो, वापस आ जाते हो, ठीक है। दुकानें, शॉप्स के ऊपर जा सकते हैं। अभी तुम लोग जो दुकानें पे जाते हो तुम्हें यही पता नहीं रहता है कि अगला बेचने वाला कौन सी कास्ट का है, लेकिन तुम जाते हो ना, तो बस वही है। एंड मार्केट्स में तुम भी घूमते हो, तुम्हारे साथ में लोअर कास्ट भी घूमता है, सब घूमते हैं, सारी कास्ट बराबर है, कोई लोअर नहीं है, कोई हायर नहीं है, कोई मिडल नहीं है, ऐसा अब है ही नहीं। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। जितने भी लोग हैं वो कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पानी पीने के लिए उनको ऐसा नहीं था कि जो कुएं का इस्तेमाल गांव वाले सब करते थे, ऐसा होता था पहले कि है ना, गांव के बीच में एक सेंटर में कुआं है या साइड में कुआं है, तो वहीं से पानी भरते थे सब। तो इनको बेचारों को पानी पीने के लिए वहाँ से परमिशन नहीं दी जाती थी भरने के लिए, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी जिसका मन है वो वहाँ से पानी भर सकता है। अभी तुम्हारे मान लो स्टैंड के ऊपर कोई वाटर कूलर लगा हुआ है, ठीक है, गांव में लगा हुआ है, पानी की टंकी है, तो वहाँ से सभी पानी पीते हैं ना। कोई मना करता है क्या इस कास्ट का है तो मत पी? नहीं करता ना, सब पीते हैं ना, बराबर है ना सब, बस वही है। रोड्स पे सब चलते हैं। बाथिंग घाट्स, नहाने की जो जगह होती है पब्लिकली, उन पे जा सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश्ड। अब चौथे नंबर का क्या है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश्ड, मतलब कि छुआछूत वो तो ख़त्म ही हो गया है। मतलब आप लोअर कास्ट के टच नहीं करोगे उसको, ऐसा नहीं है। अब हम सब साथ में बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। अभी भी गांव में कहीं कहीं ऐसी थिंकिंग हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रखते हैं, लेकिन हमें नहीं रखनी है। अभी देखो आप लोग को क्या लिखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। वाट आर द प्रोविजंस इन द सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ, इसके अंदर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप लोग को क्या लिखना है, हेडिंग लगानी है प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट इक्वलिटी, ऐसा लिखना है आप लोग को, ठीक है। प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट इक्वलिटी। तो पहला पॉइंट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखना है, फिर थर्ड पॉइंट इसमें से ढूंढ के लिखना है, फिर फोर्थ पॉइंट अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश्ड, ऐसा लिखना है। ये सब लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी, दैट इज़। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है ताकि इक्वलिटी फैले, यानी कि समान रूप से लोगों को समझा जाए, उनकी डिग्निटी बची रहे। क्या किया उन्होंने, गारंटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू, पहला क्या है, फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। पहला तो उन्होंने ऐसे कानून बनाया थ्रू लॉज, ठीक है, पहला तो उन्होंने ऐसे कानून बनाया, और सेकंड उन्होंने क्या किया है कि कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ये साइड में आप लोग को लेफ्ट साइड में बच्चे बैठे हुए खाना खा रहे हैं ना, हाँ, तो ऐसे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जो बहुत कम रूप में है, जो डेवलप नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है ताकि वो ये हमारे बराबर आ सके। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, यहाँ भारत के अंदर कुछ ऐसे नियम हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी। और जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स हैं, यानी कि अधिकार, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डिग्निटी को, हमारी इक्वलिटी को, ठीक है, हमें सबको बराबर समझा जाता है। इन एडिशन टू लॉज, और इन कानून के अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी चला रखी है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। उन लोगों के लिए कुछ स्कीम भी चला रखी है जिनकी, अब जो पहले ऐसा हम लोग करते थे, जिनके साथ में जातिवाद हमने फैला रखा था, पहले जो कास्ट ऐसे हमने रखी हुई है, वो बेचारे, हम तो ऊपर चलते रहे लेकिन वो हमेशा नीचे रह गए। तो उनको हमारे बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाया हुआ है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये स्कीम्स जो होती हैं वो क्या करती है, वो ये करती है कि भाई
इन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि ये लोग हमारे बराबर आ सके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अब देखो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि मिड डे मील उन लोग को दिया जाता है, ताकि उन लोग को है ना ऐसा घर का खाना वाने के टेंशन वेंशन कुछ ना हो, उनको स्कूल में खाना मिल जाता है, बेचारे खा लेते हैं। दिस रिफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्राइवेट चिल्ड्रन विद कुकड लंच। उनको बना बनाया खाना मिलता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये अच्छे से पॉइंट स्टार बना के लिख लेना इसको। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। तमिलनाडु जो स्टेट है अपना इंडिया का, वो पहला स्टेट ऐसा था जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था ये स्कीम कि है ना बच्चों को मिड डे मील मिलेगा, यानी कि जो दिन का बीच वाला खाना होता है, दोपहर का खाना, ठीक है, वो उनको स्कूल के अंदर ही मिल जाता है। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम। और 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था ये कि भाई सभी स्टेट को ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। और इस प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगेन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और इससे हुआ क्या, ये जब नहीं था तो क्या होता था कि बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था पेरेंट्स के द्वारा। उनको क्या लगता था कि इनको क्या स्कूल भेजें, इनको ये कुछ छोटा मोटा काम करेंगे तब इनको कुछ खाना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद के पास खाने को नहीं होता था तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो अब जब स्कूल में खाना मिल रहा है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए वो स्कूल भेजते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं और वो खाना वहाँ पे अच्छे से खा पाते हैं और वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कम से कम। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, जो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में 2001 के अंदर ये आदेश दे दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये प्रोग्राम चालू सभी स्टेट के अंदर करना चाहिए। और सभी स्टेट के अंदर हो भी गया और उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट रहा कि सारे बच्चे रेगुलरली स्कूल अटेंड करने जाने लग गए। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। कि जो बच्चे पहले क्या करते थे कि बच्चे जो थे पहले घर के लिए खाने के लिए जाते थे, एंड देम नॉट रिटर्न टू स्कूल, और वापस आते नहीं थे। जैसे इंटरवल होता है, बच्चे घर के ऊपर खाने के लिए चले जाते थे और वापस आते ही नहीं थे, ठीक है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूवड। अब उनकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, वापस आते हैं पढ़ने के लिए। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फील देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। और उनकी जो माताएं थी वो उनसे काम करवाती थी, मतलब कि अब वो इम्प्रूव हुआ है, अब वो ऐसा नहीं करते हैं, अब वो स्कूल भेजते हैं। नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब उनको ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो भूखे नहीं रहते थे। अब कितना अच्छा काम हो गया कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिसेस बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। और ये देखो कितना अच्छा प्रोग्राम है कि उस स्कूल के, हमारे जो स्कूल है इसके अंदर सभी कास्ट के बच्चे होते हैं और सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जो उनके मन में भावनाएं होती हैं कि हाँ ये छोटा है, ये बड़ी जाती है, छोटी जाती है, वो सारी की सारी उस स्कूल लेवल पे ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऑफ ऑल कास्ट इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। और ये जो मील होता है ये सब साथ में बैठ के करते हैं। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगहों के अंदर दलित वुमेन हैव द एम्प्लॉय टू कुक द मील। और है ना जो उस खाने को बनाने वाली होती है औरत, वो भी दलित होती है, ठीक है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। और जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो पुअर स्टूडेंट्स की भूख को उन्होंने मिटाया। हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी। अब भूखे बैठे हुए हैं, उनके जो पेट है वो खाली हैं, स्टोमक्स आर एम्प्टी। जो उनके पेट है वो खाली हैं, तो बताओ वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करते होंगे। इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया और इससे इतना फ़ायदा हुआ कि सारे के सारे बच्चे प्रॉपर अटेंडेंस वहाँ पे देते हैं और पूरी पढ़ाई वो लोग करते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इसी प्रोग्राम के ऊपर है कि जो हमारा मिड डे मील जो प्रोग्राम है, आप इसके ऊपर ऐसे तैयार कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, मिड डे मील प्रोग्राम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में ये पैराग्राफ आप लोग को लिखना है, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी गवर्नमेंट जो ये प्रोग्राम इस टाइप के जो प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है,
वो इक्वलिटी बढ़ाने के बहुत काम आती है। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा करना है जो इम्प्रूव करने जैसा है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जैसा कि हम लोग को पता है कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसने अटेंडेंस बढ़ाने में और गरीब बच्चों का खाना पेट भरने में मदद की। देयर कंटिन्यूज टू बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, और वहाँ भी अभी भी बहुत सा ऐसा डिफरेंस है कि जो अमीर बच्चे हैं उनके अटेंडेंस में और गरीब बच्चों के अटेंडेंस में। एवरी टुडे देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। अभी भी कुछ स्कूलें ऐसी है, बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है जिनके अंदर है ना वाल्मीकि जैसे जो बच्चे होते हैं, दलित होते हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, उनके साथ में बहुत ही ऐसा मतलब असमानिक रूप से व्यवहार किया जाता है, अनइक्वली उनके साथ में बिहेव किया जाता है। दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ ऑफ रिक्वायर्स इट। ये इसलिए होता है कि लोगों के जो मन में है ना वो दिल दया की भावना ख़त्म हो गई है, और वो इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस, अब इसका कारण क्या है? वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंजेस वेरी स्लोली, कि जो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नज़रिया है, एटीट्यूड मतलब कि नज़रिया, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दाउ पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, हम लोग को सबको मालूम है कि जो भेदभाव है वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो हमसे हमारे बराबर है ही नहीं, वो हमारे धर्म के नहीं है इसलिए हम उसके साथ में नहीं खाएंगे। वो डिसेबल है, किसी के आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो हम कभी इनकी मदद नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हो तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो हम पढ़ाई तो हम अभी पूरा चैप्टर हम लोग ने पढ़ लिया है कि सब इक्वल होते हैं, सब इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा और ये किताबें बंद हो जाएगी, फिर हमारा जो बिहेवियर रहेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन, और औरतों के साथ भी हम वैसा ही बिहेव करते हैं कि औरतें होती हो तो घर का काम करने के लिए होती है ना, वो बाहर जा ही नहीं सकती, वो तो घूंघट निकालेगी। ठीक है, इस टाइप से हम बिहेव करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये तब बदलेगा जब हम ये सोचेंगे कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट बराबर होती है, सबको बुरा लगता है, सबको फील होता है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, और ये एटीट्यूड अगर रखेंगे तब जाके बदलाव होएगा। प्रोग्राम तो गवर्नमेंट करवाती है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोग्राम कितने करवा लेगी, कितने प्रेशराइज करवा लेगी, जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। स्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, और अभी तक ये स्ट्रगल चल रहा है। हमारे यहाँ अभी भी अनइक्वलिटी स्टेब्लिश है और पूरी तरह हम इक्वलिटी नहीं आई है। ठीक है।